देखिए आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो हमारे जो है हायर जुडिशियल सर्विस, सिविल जज, एपीओ, अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है विधिक समस्याएं और उसका हल। अब आज के टॉपिक में हम जो है जितनी भी विधिक समस्याएं हैं, कुछ विधिक समस्याएं लेंगे, उनका हल भी बताएंगे। जो हमारे देखिए जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता से जो है एक कंबाइंड टाइप होगा, मतलब जो है मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है, देखिए हमारे ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें कहता है यह कहा जाता है कि ए ब सामान्य आशय के अग्रसरण में छल का अपराध कारित किया है। यानी कि देखिए ए तथा ब सामान्य आशय के अग्रसरण में छल का अपराध किया है। विचारण न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध धारा 420, देखिए जो है सीआरपीसी की जो धारा है 420। अब देखिए अगर मान लो हम बात करते हैं बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंतर्गत जो तो हमारी जो धारा बन जाती है वो 460 बन जाती है। यानी कितनी? 460 60। जो हम देखिए सीआरपीसी में 420 कहते थे, वहीं पर जो है इसके जो प्रावधान 420 में अब हो गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 460 के अंतर्गत। अब यहां कह रहा है कि के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा केवल एक को दोष सिद्ध किया गया है और दोष सिद्ध को अपील में इस आधार पर चुनौती देता है कि चूंकि उसके विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया था, इसलिए अकेले ए को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। क्या ए अपील में सफल होगा? देखिए ध्यान से प्रॉब्लम देखिएगा आप, जो है एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं। यह कहा जाता है कि ए और ब सामान्य आशय के अग्रसरण में छल का अपराध कारित किया है। विचारण न्यायालय के द्वारा उनके विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल ए को दोष सिद्ध किया है। ए दोष सिद्ध को अपील में इस आधार पर चुनौती देता है कि चूंकि उसके विरुद्ध धारा 420 दंड भारतीय दंड संहिता और 400 मतलब जो है 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया था, इसलिए अकेले मतलब जो है अगर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है तो इसमें ए अपील में सफल होगा। अब देखिए यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए 420 देखिए हमारा देखिए ये आईपीसी की बात हो रही है। अगर हम जो है सीआरपीसी की बात करते हैं, सीआरपीसी 420 जो बन गई है 460, यानी कि देखिए आईपीसी का अलग देखेंगे जो है भारतीय न्याय के अंतर्गत। इसमें जो समस्या है देखिए, समस्या के अंतर्गत देखिए ये जो समस्या है देखिए आप जो है ये हमारा एक मतलब जो है वाद है, मतलब जो है वो वाद है हमारा जो है मुबारक अली बनाम बंबई राज्य। कौन सा? मुबारक अली बनाम मुंबई राज्य। ये जो है मतलब जो है इसके अंतर्गत तथ्य समान है। देखिए अब देखिए इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि 420 दंड संहिता के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता है। यानी जो समस्या में है इसके अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारित किया था? 420 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि आरोप धारा 420 तथा धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अधीन विरचित किया गया था। जब तक कि मतलब यह है कि दर्शित न हो कि भेदभाव हुआ है, इस प्रस्तुत समस्या में ए का अपील में यह अभिकथन की केवल उसे दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि आरोप धारा 420 भारतीय दंड संहिता और धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अधीन विरचित किया गया है। अब देखिए इसमें जो लास्ट तक निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसमें जो है निष्कर्ष में यही आएगा
ए जो है अपील में सफल नहीं होगा। देखते ना क्या ए अपील में सफल होगा, तो इसमें ए अपील में सफल नहीं होगा। देखिए आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप जो है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखिए आप जो है इसमें देखिए ए के परिवाद पर सत्र न्यायालय धारा 199(2) सीआरपीसी के अधीन, देख सकते 199(2). अब देखिए 199(2) है, देखिए वो बन जाता है हमारा 199 धारा जो है वो जो है बीएनएसएस के अंतर्गत, बीएनएसएस के अंतर्गत हो जाती है 222 धारा। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि मतलब जो है एक परिवाद पर सत्र न्यायालय धारा 199 सब कॉलम 2 सीआरपीसी के अधीन अपराध का संज्ञान करते हुए अभियुक्त का विचारण करता है। न्यायालय पाता है कि दोषारोपण के लिए कोई समुचित कारण नहीं था, अतः ए को आदेश देता है कि वह क्षतिपूर्ति के रूप में अभियुक्त को 2500 रुपए की अदायगी करे। ए उक्त आदेश को चुनौती देता है, क्या सत्र न्यायालय का आदेश वैध है? उत्तर दीजिए। अब देखिए हम इसकी बात करते, देखो मैंने पहले ही बताया इसमें, देखिए आप जो है इस समस्या जो है यह प्रस्तुत जो समस्या है वो जो है हमारी अपराध प्रक्रिया संहिता यानी कह सकते हैं सीआरपीसी 1973 की धारा 237 सब कॉलम 4 पर आधारित है। कौन से 237 सब कॉलम 4, 237 सब कॉलम 4 पर जो है ये आधारित है। अब यहीं पर देखें अगर हम जो 237 को जो है बीएनएसएस के अंतर्गत, बीएनएसएस के अंतर्गत जो धारा है वो क्या बनेगी आपकी 260, यानी कि प्रकरण 260 है। देखिए अगर सीआरपीसी में 237 है तो वो बीएनएसएस में बन जाती है 260। अब देखिए इस समस्या में देखिए जो है ये समस्या जो है सीआरपीसी की धारा 237 सब कॉलम 4 पर आधारित है। अब धारा 237 सब कॉलम 4 के अनुसार क्या है, न्यायालय इस प्रकार से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दर्शित किसी भी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचारण करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने पर कोई उचित कारण नहीं था तो वह 1000 रुपए से अनधिक इतनी रकम का जितना वह अवधारित करे प्रति कर उस व्यक्ति के द्वारा अभियुक्त को या फिर उनसे प्रत्येक को या फिर किसी को दिए गए आदेश कारणों से वे लेखबद्ध किए जा सकेंगे। अब देखिए मतलब जो है ये तो हमने बताया आपको 237 में क्या प्रावधान है। फिर वहीं पर देखिए इस समस्या में देखिए इस प्रकार की जो है प्रस्तुत समस्या में जो है ए के परिवाद पर सत्र न्यायालय द्वारा 199 सब कॉलम 2 सीआरपीसी के अधीन अपराध का संज्ञान करते हुए अभियुक्त का विचारण करता है और न्यायालय पाता है कि दोषारोपण के लिए कोई उचित कारण नहीं था, अतः ए को आदेश देता है कि वह क्षतिपूर्ति के रूप में अभियुक्त को 2500 रुपए की अदा करे। सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है क्योंकि वो वहां पर देखे 1000 रुपए से अनधिक की बात हो रही है और यहां पर 2500 रुपए की बात हो रही है। तो इसलिए मतलब सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है क्योंकि उक्त प्रावधानों के अनुसार न्यायालय अधिकतम 1000 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है। अब देखिए यहां पर जो है इस समस्या में जो है सत्र न्यायालय का जो आदेश है वो जो है देखिए सत्र न्यायालय आदेश में है अवैध है, वैध नहीं है। देखिए इसमें नेक्स्ट जो समस्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट ने केवल शिकायतकर्ता की जांच के बाद अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जांच किए बिना अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश पारित किया। क्या मजिस्ट्रेट का उन्मोचन का आदेश वैध है? देखिए बताना है, यहां से देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यानी कि देखिए एक वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट ने केवल शिकायतकर्ता की जांच के बाद अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जांच किए बिना
अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश पारित कर दिया। क्या मजिस्ट्रेट का उन्मोचन आदेश वैध है? अब देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें जो है हमारी बात हो रही है, देखिए इस समस्या में जो है देखिए सीआरपीसी यानी अपराध प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 पर आधारित है। अब देखिए 245 जो धारा है यानी कि सीआरपीसी की 245 बीएनएस में जो ये प्रोविजन है, धारा जो है बन जाती है यानी कि जो है 268, बीएनएस की 268। अब देखिए जो है धारा 245 सब कॉलम 1 के अनुसार क्या बात कहती है, यदि धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे और यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है, तो खंडित रहने पर उनकी दो सिद्धि के लिए समुचित आधार होते हैं तो मजिस्ट्रेट उनको उन्मोचित कर देगा। अब देखिए यहां पर जो है समस्या में जो है, यहां इस प्रकार की समस्या जो है, प्रस्तुत समस्या में एक वारंट मामले में विचारण में यानी एक वारंट के विचारण मामले में मजिस्ट्रेट के केवल शिकायतकर्ता की जांच के बाद यानी शिकायतकर्ता की जांच के बाद अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जांच के बिना अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश पारित किया, और जो कि धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता की उक्त प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि यहां पर धारा 244 में अभियोजन के सभी साक्ष्य लेने के उपरांत ही धारा 245 में उन्मोचित कर सकता है। अतः मजिस्ट्रेट का जो उन्मोचन का आदेश जो है वो अवैध है। यानी कि देखिए अब यहां पर देखिए एक हमारा वाद है, वो है हमारा राम स्वरूप बनाम हिम्मत साहब, जो 1964 एमसी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि बिना अभियोजन साक्ष्यों के परीक्षण किए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उन्मोचन का आदेश अवैध है। अब यहां पर देखिए इस समस्या में जो निष्कर्ष क्या निकलता है, मजिस्ट्रेट का उन्मोचन का जो आदेश है वो एक तरह से अवैध है, ये बन जाता है देखिए हमारा, तो ये अवैध बन जाता है। नेक्स्ट, ए को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा सभी युक्त संदेह से परे दोष सिद्ध किया जाता है। यानी कि देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यानी कि ए को धारा 302 यानी 302 जो बनती है बीएनएस में 300 मतलब जो है 339 यानी कि जो है 302 ये बन जाती है 339। यहां कहता है ए को धारा 302 भारतीय दंड संहिता, देखिए जो है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की बात आ रही है, यहाँ सीआरपीसी की नहीं आ रही है। यहाँ पर जो है ए को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय के द्वारा सभी युक्त संदेह से परे दोष सिद्ध किया जाता है। विचारण न्यायालय बिना दंड के प्रश्न पर ए को सुने आजीवन कारावास दंड से दंडित करता है। क्या ऐसा निर्णय अपील में सुरक्षित होगा? उत्तर दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए आप देखिए अगर हम बात करते हैं इस समस्या में सीआरपीसी की धारा है 235 सब कॉलम 2 पर आधारित है। कितनी? 235 यानी कि जो सीआरपीसी की धारा है 235, ये सीआरपीसी वहीं पर 235 जो अगर हम बीएनएस की बात करते हैं वो 258 रहता है, यानी कि 258 बीएनएस की जो धारा है 258 और वहीं पर सीआरपीसी धारा 235। यानी कि जो ये समस्या है जो है ये जो है सीआरपीसी की जो धारा है 235 या फिर बीएनएसएस की जो धारा 258 पर आधारित है। धारा 235 सब कॉलम 2 के अनुसार इसमें क्या है, यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है या दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है, दंड के प्रश्न पर
अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार ही उसके बारे में दंड आदेश देगा। अब यहां पर इस प्रकार की जो समस्या है, जो हमारी यहां पर बात करते हैं हम, जो है यानी कि ए को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेह से परे दोष सिद्ध किया जाता है और विचारण न्यायालय बिना दंड के प्रश्न पर ए को सुने आजीवन कारावास को दंडित करता है। अब देखिए एक केस हमारा था, कौन सा था, देखिए निरपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था, यदि न्यूनतम दंड दिया जाता है तो दंड के प्रश्न पर सुनने का अवसर देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। चूंकि यहां पर धारा 302 में न्यूनतम दंड आजीवन कारावास है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा बिना सुने को आजीवन कारावास देना विधि सम्मत है। अतः ऐसे निर्णय अपील में सुरक्षित है। यानी कि देखिए अब इसमें क्या निष्कर्ष है, विचारण न्यायालय के निर्णय अपील में सुरक्षित है, तो आंसर बन जाता, देखिए यह हो जाता हमारा। अब देखिए मैंने ये आपके साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की है, इस तरह हम हर क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करते चलेंगे। जो है देखिए आज हमने प्रॉब्लम डिस्कस के सीआरपीसी की है।